हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे फ्रेडी वर्सेस जेसन। ये फ्राइडे द 13th सीरीज का 11वां पार्ट है और अ नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट का 8वां पार्ट। ये इन दोनों ही हॉरर फ्रेंचाइजी पर बनी एक कमाल की क्रॉसओवर फिल्म है, जिसमें हमें दोनों सीरीज के हॉरर लेजेंड्स यानी कि जेसन वोरहीस और फ्रेडी क्रूगर आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इनके बैटल को कौन जीतेगा, सीधा साधा जेसन या चालाक और शातिर फ्रेडी? कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किसकी साइड हैं। मैं तो पर्सनली जेसन की साइड हूं, क्योंकि पूरी फ्राइडे सीरीज को एक्सप्लेन करने के बाद मैं उससे थोड़ा सा कनेक्ट हो गया हूं। चल बस, रुलाएगा क्या? काम करने दे। फ्रेडी वर्सेस जेसन रिलीज की गई थी 2003 में और इस फिल्म को बनाने में ही बेसिकली 20 साल लग गए थे। उसका रीजन था एक अच्छी स्क्रिप्ट। मेकर्स इस फिल्म को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये फिल्म इन दोनों ही कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस करे, और फिल्म में ऐसा हुआ भी और हमें कमाल की कहानी देखने को मिली। IMDb पर इसकी रेटिंग 5.7 है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी फ्राइडे द 13th सीरीज के पिछले 10 पार्ट्स को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर आप जेसन के बारे में और जानना चाहते हैं तो उन पार्ट्स को भी एक बार जरूर देखें। और रही बात फ्रेडी की, तो नाइटमेयर सीरीज को भी मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। और वैसे भी हमें इस फिल्म में फ्रेडी की थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई गई है, तो आपको मूवी समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। टाइमलाइन की बात करें तो ये फिल्म जेसन गोज टू हेल द फाइनल फ्राइडे और फ्रेडीज डेड द फाइनल नाइटमेयर के इवेंट्स के बाद सेट की गई है। और यार, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है कि जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए होंगे, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू। और मैं जानता हूँ कि इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इतने बड़े क्रॉसओवर और 10 के सब्स पर इतना तो बनता है। इस मूवी से जुड़े कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे, तो उनके लिए भी वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेडी वर्सेस जेसन को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है एल्म स्ट्रीट से। हमें फ्रेडी क्रूगर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जब फ्रेडी एक जिंदा इंसान हुआ करता था, फ्रेडी एक सीरियल किलर था जो छोटे बच्चों को किडनैप कर उन्हें मारता था। जब कानून भी फ्रेडी को सजा देने में नाकामयाब हुआ, तो इन बच्चों के पेरेंट्स ने जस्टिस अपने हाथ में ले लिया और फ्रेडी को जलाकर मार दिया। लेकिन इसके बाद फ्रेडी और भी ज्यादा खतरनाक बन के लौटा। फ्रेडी को हम सपनों का मॉन्स्टर कह सकते हैं। वो एल्म स्ट्रीट के टीनेजर्स के सपनों में आकर उन्हें मारने लगा और लोग रियल लाइफ में भी उसी तरह मर जाते थे, जिससे एल्म स्ट्रीट में फ्रेडी का डर फैलता गया और वो और भी ज्यादा ताकतवर होता गया। हमें पिछले नाइटमेयर मूवीज के कुछ किल्स भी दिखाए जाते हैं। जेसन की तरह फ्रेडी को भी मारने की कई बार नाकाम कोशिश की गई है और फिर आखिर में टाउन के लोगों ने फ्रेडी से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने फ्रेडी के होने के सारे सबूत ही मिटा दिए और फ्रेडी को भुला दिया गया। अब अगर कोई फ्रेडी को याद ही नहीं करेगा या उसके बारे में सोचेगा ही नहीं, तो उसे फ्रेडी के सपने भी नहीं आएंगे और इससे फ्रेडी पावरलेस हो गया। अब फ्रेडी को कोई चाहिए था जो लोगों में वापस उसका डर फैला सके, और इसके लिए वो चुनता है जेसन वोरहीस को, जो अभी हेल में सो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं जेसन के घर क्रिस्टल कैंप लेक को, जिसमें एक लड़की नहाकर बाहर आती है और जेसन उसके सामने आ जाता है और अपनी मशेटी को उसके आर पार कर देता है। लेकिन ये सब एक ड्रीम है जो फ्रेडी जेसन को दिखा रहा है। वो जेसन की मदर पेमेला बन उसके सामने आता है और उससे कहता है कि एक स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल, और कहता है कि जेसन को फिर से जागना होगा। वो उसे एल्म स्ट्रीट जाकर वहाँ के बच्चों को मारने का बोलती है, और क्योंकि जेसन कभी अपनी मदर की बात नहीं टालता, वो एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और एल्म स्ट्रीट के लिए निकल पड़ता है। Oh shit. Here we go again. और अगर जेसन ने वहाँ के लोगों में डर फैला दिया तो फ्रेडी भी वापस आ जाएगा। इसके बाद हम एल्म स्ट्रीट हाउस में मूवी के मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जो हैं लोरी और उसकी फ्रेंड्स किया और गिब। ये दोनों लोरी को बिना बताए गिब के बॉयफ्रेंड ट्रे और उसके फ्रेंड ब्लेक को यहाँ बुला लेती है। हमें ये भी पता चलता है कि कुछ सालों पहले लोरी का बचपन का दोस्त बिल भी अचानक गायब हो गया था और आज तक उसका कोई पता नहीं चला है। ब्लेक जब किचन में बियर लेने जाता है तो देखता है कि बैक डोर ओपन था। ऊपर जब गिब शावर ले रही थी तो जेसन ट्रे के सामने आता है और अपनी मशेटे से उससे बार बार स्टेप करता है और फिर उसके बेड को भी फोल्ड कर देता है। इसके बाद जेसन किसी और को मारे बिना वहां से चला जाता है। किया जब बाथरूम से बाहर निकलती है तो ट्रे की लाश देखकर चिल्लाती है और सभी घर के बाहर आकर पुलिस को बुला लेते हैं। अब क्योंकि ये मर्डर 1428 एल्म स्ट्रीट हाउस में हुआ है,
जिसमें फ्रेडी ने पहले भी कई लोगों को मौत के घाट उतारा था और ट्रे की मौत बेड पर हुई है। तो एक पुलिस वाला कहता है कि ये फ्रेडी का ही काम है और वो वापस लौट आया है, लेकिन उसका सीनियर उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि उस कमीने का नाम भी मत लो। लेकिन लोरी ने ये नाम सुन लिया था। पुलिस स्टेशन में सभी से अलग अलग पूछताछ की जाती है कि उन्हें कोई अजीब सपने आए थे क्या, और लोरी को समझ नहीं आ रहा था कि सपनों का मर्डर से क्या लेना देना है। पुलिस इस घटना को कवर अप कर देती है जिससे कम से कम लोगों को इसके बारे में पता चले। लेकिन लोरी फ्रेडी का नाम याद कर वहीं पर सो जाती है और एक क्रीपी ड्रीम में पहुंच जाती है जहां वो कुछ खून के निशान का पीछा करने लगती है और मिसिंग पोस्टर के बच्चे उसे घूर रहे थे। लोरी उसी छोटी बच्ची के पास जाती है जिसे फ्रेडी ने मारा था और वो कहती है कि फ्रेडी वापस आ रहा है और तुम्हें उससे डरना चाहिए। इसके बाद लोरी एक कब्रिस्तान में पहुंच जाती है जहां जंप रोप गर्ल्स अपना आइकॉनिक गाना गा रही थी 1 2 फ्रेडी इज कमिंग फॉर यू। और फिर फ्रेडी भी लोरी के सामने आता है, लेकिन वो डर कर जाग जाती है और फ्रेडी का प्लान धीरे धीरे कामयाब हो रहा था। इसके बाद हम ब्लैक को देखते हैं जो अपने दोस्त ट्रे की मौत से दुखी था और उसने भी फ्रेडी का नाम सुन लिया था और वो ड्रिंक करते हुए सो जाता है और फ्रेडी भी उसके सामने आता है और फ्रेडी ब्लैक पर अटैक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि फ्रेडी अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था कि वो किसी को मार सके। और फ्रेडी कहता है कि कुछ समय तक जेसन को ही मजे लेने दो। ब्लैक जाग जाता है और देखता है कि उसके फादर उसके पास ही बैठे थे, लेकिन उनका हेड अलग होकर नीचे गिर जाता है और ये काम किया था जेसन ने, और जेसन ब्लैक को भी मार देता है। इसके बाद हम वेस्टर्न हिल मेंटल हॉस्पिटल को देखते हैं जो कि हमें नाइटमेयर सीरीज के पार्ट 3 में भी देखने को मिला था। और अब इस हॉस्पिटल में उन लोगों को रखा जा रहा है जिनका फ्रेडी से कभी सामना हुआ हो और वो किसी और को फ्रेडी के बारे में ना बताए। फ्रेडी इनके सपने में आकर इन्हें मार ना दे, इसलिए इन सभी को हिप्नोसिल नाम की एक पिल दी जाती है जो इन्हें सपने देखने से रोकती है। इस हॉस्पिटल में हम विल को देखते हैं जो लोरी का दोस्त हुआ करता था और स्प्रिंग वुड से गायब हो गया था। ये यहाँ इसीलिए है क्योंकि इसने लोरी के डैड को लोरी की मॉम का मर्डर करते हुए देखा था। विल न्यूज चैनल पर लोरी के घर में हुए मर्डर्स के बारे में जान जाता है और उसे लोरी की चिंता होने लगती है। वो ये सब अपने दोस्त मार्क को बताता है और मार्क यहाँ के स्टाफ का पास चोरी कर लेता है और ये दोनों इस हॉस्पिटल से भाग निकलते हैं। इधर लोरी के फादर भी उसे यही ड्रग देने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोरी कोई ड्रीम न देखे, लेकिन लोरी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है क्योंकि वो जागे रहना चाहती थी और फ्रेडी बार बार उसके सपनों में आ रहा था। कॉलेज पहुंचकर उसे पता चलता है कि ब्लैक भी मारा गया है और पुलिस ने सारे मर्डर्स का इल्जाम ब्लैक पर ही लगा दिया है कि उसने अपने दोस्त और फादर को मार के सुसाइड कर लिया ताकि किसी के मन में फ्रेडी का ख्याल भी ना आए। लेकिन लोरी अपने दोस्तों को बताने लगती है कि उसे नाइटमेयर आ रहे हैं और उनमें एक फ्रेडी नाम का मॉन्स्टर उसे परेशान कर रहा है और लोरी की ये बातें आसपास खड़े स्टूडेंट्स सुनने लगते हैं। बाकी कसर मार्क पूरा कर देता है और यहाँ सबके सामने फ्रेडी के नाम का ढिंडोरा पीट देता है और जोर जोर से लोगों को पूरी स्कीम बता देता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब सभी स्टूडेंट को फ्रेडी के बारे में पता चल गया था। बिल यहाँ आकर मार्क को चुप कराता है और बिल को देख लोरी बेहोश हो जाती है, लेकिन प्रिंसिपल और पुलिस को देख बिल और मार्क को यहाँ से भागना पड़ता है और फ्रेडी अब सभी के सपने में दिखने लगा था, लेकिन अभी भी वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा था। इधर मार्क ने फ्रेडी के बारे में सबको इसीलिए बताया था क्योंकि उसके भाई को भी फ्रेडी ने ही मारा था, लेकिन पुलिस ने बात को दबा दिया और उसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन मार्क ने फ्रेडी का डर फैलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इससे पहले फ्रेडी स्ट्रॉन्ग होकर लोरी को मार दे, विल को उसे ढूंढना होगा। इधर लोरी अपने दोस्तों के साथ एक कॉर्नफील्ड पार्टी में आई थी ताकि उसे नींद ना आए। बिल भी यहाँ आकर उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन किया उन्हें डांस करने ले जाती है। इधर गिब नशे की हालत में सो जाती है और फ्रेडी के नाइटमेयर में पहुंच जाती है। फ्रेडी अब इतना पावरफुल हो गया था कि वो किसी को मार सके। गिब फ्रेडी से छुपने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेडी उसे ढूंढ लेता है, लेकिन इससे पहले फ्रेडी उसे कुछ करे गिब की मौत हो जाती है और वो ड्रीम वर्ल्ड से गायब हो जाती है क्योंकि रियल वर्ल्ड में किसी ने गिब को मार दिया था और ये काम किया था जेसन ने। फ्रेडी को अब गुस्सा आता है क्योंकि जेसन ने उसका किल चुरा लिया था। आज ही बदल लिया साला। इसके बाद जेसन एक और आदमी का सर घुमा देता है। उसका दोस्त ये देख जेसन को आग लगा देता है, लेकिन जेसन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वो आदमी भागता हुआ पार्टी में जाता है क्योंकि वो अकेला ही क्यों मरे, और जेसन अपनी जलती हुई मशेटे फेंक कर उसे मार देता है
अब जेसन को देख सभी यहाँ से भागने लगते हैं और विल लोरी और उसके दोस्तों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इधर जेसन 4-5 लोगों को और मार देता है। असली पार्टी तो जेसन ने की है। सभी को घर छोड़कर विल लोरी को बताता है कि उसके फादर ने ही उसकी मदर को मारा था, इसीलिए उसे पागल खाने में डाल दिया गया। और घर जाकर लोरी अपने फादर को कन्फ्रंट करती है और उसे यकीन हो जाता है कि शायद विल सही कह रहा था। वो अपने फादर से बचने के लिए घर से भाग जाती है और विल बाहर ही खड़ा था। इसके बाद लोरी और बिल उसके दोस्त मार्क के घर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन मार्क तो पहले से ही फ्रेडी की दुनिया में था और उसे अपना मरा हुआ भाई भी दिख रहा था। मार्क इस सपने से जागने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जाग पा रहा था। लोरी और विल मार्क के घर पहुंचते हैं और विंडो से देखते हैं कि मार्क सो रहा है। इधर फ्रेडी मार्क में आग लगा देता है और आखिर में उसके फेस को अपने ग्लव से काट देता है। फ्रेडी ने मार्क की पीठ पर एक मैसेज भी छोड़ा था, जिससे सबको पता चल जाए कि फ्रेडी वापस आ गया है। इधर पुलिस स्टेशन में सबको लग रहा था कि कॉर्नफील्ड पार्टी के मर्डर्स भी फ्रेडी ने किए हैं, जबकि वो किल्स जेसन ने किए थे। नया ऑफिसर स्कॉट अपने सीनियर को बताता है कि कॉर्नफील्ड के मर्डर्स क्रिस्टल केम के किलर जेसन वोरहीस के किसी डुप्लीकेट ने किए हैं, लेकिन उसका सीनियर उसका बिलीव नहीं करता और उसे डांट कर भगा देता है। इसके बाद स्कॉट लोरी और उसके दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि जेसन केम ब्लड का सीरियल किलर था और वहाँ के लोगों को मारने बार बार वापस आ जाता था, लेकिन ये कोई डुप्लीकेट है क्योंकि रियल जेसन तो कई साल पहले मारा जा चुका है। अब इस पर लिंडरमैन कहता है कि उसके पूरे शरीर में आग लगी हुई थी और वो रियल जेसन वोरहीस ही है। और अब इनको सारी कहानी समझ आ जाती है कि फ्रेडी ने जेसन को वापस जिंदा किया होगा, जिससे वो यहाँ के लोगों को मारे और हमें लगेगा कि ये सब फ्रेडी ने किया है, जिससे उसका डर वापस पूरे शहर में फैल जाएगा और फ्रेडी वापस आ जाएगा। और ऐसा ही हो रहा था, लेकिन शायद अब जेसन को फ्रेडी रोक नहीं पा रहा है। अब जेसन के कारण ना तो वो जाग सकते हैं और फ्रेडी के कारण ना ही सो सकते हैं। और इन सब बातों को सुन लोरी की नींद लग जाती है और फ्रेडी उसके पास आ जाता है। लोरी चिल्लाते हुए फ्रेडी का कान पकड़ लेती है और विल लोरी को जगा देता है। वो देखते हैं कि लोरी के हाथ में फ्रेडी का कान था, जिसे वो ड्रीम वर्ल्ड से बाहर खींच लाई थी। तभी विल के दिमाग की बत्ती जलती है और वो इन्हें बताता है कि हॉस्पिटल में उन्हें हिप्नोसिल नाम की एक दवा दी जाती थी, जिससे उन्हें ड्रीम ना आए। और ये सभी वो पिल्स लेने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन जेसन भी यहाँ आ गया था और वो यहाँ के अकेले सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। इधर फ्री वर्क सस्ते नशे करने लगता है और फ्रेडी जैसा कीड़ा भी उसके पास आकर हुक्का मारने लगता है। फ्री वर्क एक्चुअली में सो रहा था। अब इसके बाद फ्रेडी फ्रीवर को पजेस कर सारी हिप्नोसिल की गोलियां बहा देता है। जेसन भी बाकी लोगों के पीछे आकर स्कॉट पर मशेटे मारता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल पैनल पर जा लगती है, जिससे उसे करंट लगने लगता है। जेसन के भी दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने दूसरे हाथ से स्कॉट को पकड़ लेता है और करंट लगने से स्कॉट भी मारा जाता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पजेस्ड फ्रीवर्ग ट्रंक्यूलाइजर के इंजेक्शन लिए खड़ा था। जैसे ही जेसन उसके पास आता है, फ्रेडी उसे इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन बेहोश होने से पहले जेसन फ्रीवर्ग को भी बीच में से काट देता है और बेहोश होने के कारण जेसन फ्रेडी के ड्रीम लैंड में पहुंच जाता है, जहां फ्रेडी जेसन से कहता है कि उसने बहुत मजे कर लिए, लेकिन अब वो उसे हमेशा के लिए सुला देगा। जेसन को भी यहाँ पता चल जाता है कि वो फ्रेडी था, ना कि उसकी मदर, और उसे यूज किया जा रहा था। अब जेसन को भी गुस्सा आ जाता है और अब होगा दंगल। जेसन फ्रेडी के दोनों हाथ काट देता है, लेकिन ये फ्रेडी की दुनिया है जहाँ वो बहुत पावरफुल है और कुछ भी कर सकता है। वो जेसन को फुटबॉल बनाकर उछालने लगता है और उसकी हड्डियों का कचुम्बर भी बना देता है, लेकिन हमारा जेसन किसी सुपरमैन से कम है कि उसे कुछ नहीं होता और वो फ्रेडी को पीटना जारी रखता है। लेकिन फिर फ्रेडी को जेसन की एक कमजोरी के बारे में पता चलता है कि उसे पानी से डर लगता है, क्योंकि वो बचपन में लेक में डूब गया था। इधर बाकी के लोग जेसन की बॉडी को लेकर क्रिस्टल लेक जा रहे थे, क्योंकि अगर जेसन फ्रेडी से जीत जाता है तो वो उसे वहीं पर छोड़ देंगे और जेसन वैसे भी क्रिस्टल लेक छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इधर फ्रेडी जेसन को पानी से नहला देता है और वो एक छोटे बच्चे में बदल जाता है। फ्रेडी छोटे जेसन को और भी डराने लगता है। इधर सबको रियलाइज होता है कि जेसन फ्रेडी को उसके ड्रीम वर्ल्ड में हरा नहीं पाएगा और उन्हें फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में लाना होगा, जिससे जेसन उसे कड़ी टक्कर दे सके। और वो आखिरी बचा ट्रंक्यूलाइजर लोरी को लगाकर उसे सुला देते हैं। वो कहती है कि उसे 15 मिनट के बाद जगा देना और वो फ्रेडी को ड्रीम वर्ल्ड के बाहर खींच लाएगी। लोरी सोने के बाद केम क्रिस्टल लेक पहुंचती है, जहां जेसन का नाइटमेयर चल रहा था।
जहां कई सारे बच्चे छोटे जेसन को बुली कर रहे थे। यहाँ के काउंसलर्स आपस में ही बिजी थे। इसके बाद वो बच्चे जेसन को पानी में फेंक देते हैं और यही जेसन के साथ हुआ सबसे बड़ा हादसा था और लोरी उसे डूबने से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेडी जेसन को पानी में डुबाकर मारने लगता है, जिसका असर रियल जेसन पर भी होता है और वो जाग जाता है, जिससे इनकी वेन का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर ड्रीम वर्ल्ड से जेसन के गायब होने पर फ्रेडी गुस्से से लाल हो जाता है और लोरी पर अटैक करता है। लोरी उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स पूरी कोशिश करने पर भी उसे जगा नहीं पा रहे थे और वो उसे लेकर क्रिस्टल लेम के केबिन में चले जाते हैं। और अब फ्रेडी लोरी को उसका नाइटमेयर दिखाता है। लोरी अपने एल्म स्ट्रीट वाले घर में पहुंच जाती है, जहां उसके फादर एक चाकू लेकर उसकी मदर को मारने जा रहे थे, लेकिन यहाँ उसे सच पता चलता है कि वो फ्रेडी को मारने जा रहे थे और लोरी की मॉम को फ्रेडी ने ही मारा था। इसके बाद लोरी यहाँ से भागने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन फ्रेडी उसे पकड़ लेता है और अपने फिंगर नाइफ से उसके शरीर पर कट मार देता है, जिसे देख बिल भी परेशान हो जाता है। लेकिन वो भूल गया था कि अब वो जेसन के इलाके में है और जेसन को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उसके केब में आकर चिल्ला चोट करे और जेसन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, जिससे पूरे रूम में आग लग जाती है। जेसन सीधा लोरी को मारने बढ़ता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे बचा लेते हैं, लेकिन जेसन लिंडरमैन को बुरी तरह घायल कर देता है और किया उसे लेकर बाहर निकल जाती है। इधर ड्रीम वर्ल्ड में फ्रेडी लोरी को हरास करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ लोरी का हाथ आग में चला जाता है, जिससे लोरी जाग जाती है और वो अपने साथ फ्रेडी को भी बाहर खींच लाई थी। और जब फ्रेडी को पता चलता है कि अब वो जेसन की दुनिया में आ चुका है, तो उसकी फटके 12 हो जाती है। जेसन फ्रेडी को अच्छी तरह से धुलाई कर उसे पतंग की तरह हवा में उड़ा देता है। इधर लिंडरमैन की हालत बहुत बुरी थी। किया कहती है कि वो जल्द ही मदद लेकर वापस लौटेगी, लेकिन ब्लड लॉस होने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर लोरी और विल यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन उनके सामने फ्रेडी आ जाता है और ये देख किया फ्रेडी को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। वो उसका मजाक भी उड़ाती है, लेकिन इससे पहले फ्रेडी कुछ करे, जेसन वहाँ आकर उसे रास्ते से हटा देता है और फ्रेडी का एक और किल जेसन ने चुरा लिया था। इधर विल लोरी को यहाँ से भागने को बोलता है, लेकिन लोरी कहती है कि वो यहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक फ्रेडी मारा नहीं जाता। और अब शुरू होता है इस मूवी का मेन इवेंट। फ्रेडी जेसन को नाइफ ग्लव से जगह जगह काट देता है, लेकिन जेसन एक ही पंच से फ्रेडी को दूर फेंक देता है और वो कुछ गैस टैंक्स पर जाकर गिरता है, जिन्हें वो जेसन पर मिसाइल की तरह छोड़ता है। और एक टैंक लगने से जेसन भी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जा गिरता है, जहां फ्रेडी उसे कुछ सरियों से इम्पेल कर देता है और खुद भी उसके पास जा गिरता है। फिर इन दोनों को ही एक ट्रॉली हिट करती है और ये दोनों उड़ते हुए क्रिस्टल लेक के डॉक पर जा गिरते हैं, जहां असली खून खराबा शुरू होता है। जेसन फ्रेडी को श्लेष करता है और फ्रेडी जेसन की उंगलियां ही काट देता है। इसके बाद वो उसी की मशेटी और नाइफ ग्लव से जेसन को श्लेष करने लगता है और आखिर में अपने नाइफ ग्लव को जेसन की आंखों में भी घुसा देता है। और लोरी और विल इस डॉग पर आग लगा देते हैं, क्योंकि फ्रेडी आग से डरता है और जेसन फ्रेडी का नाइफ वाला हाथी उखाड़ देता है, लेकिन फ्रेडी भी उसकी मशेटे को जेसन के सीने में उतार देता है और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी उस आग से कुछ प्रोपेन टैंक में ब्लास्ट होता है और दोनों जलते हुए लेक में जा गिरते हैं। लोरी और बिल को लगता है कि सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन तभी लेक में से कोई मशेटे लेकर इनके सामने आता है और ये है फ्रेडी। फ्रेडी इन दोनों को मारने ही वाला था कि जेसन उसी का हाथ उसकी पीठ में घुसा देता है और वापस लेक में जा गिरता है। लोरी उस मशेटे को उठाती है और फ्रेडी को एक प्यारा सा मैसेज देती है और फिर उस मशेटे से फ्रेडी का सर काट देती है और फ्रेडी की बॉडी भी लेक में जा गिरती है। इसके बाद लोरी उस मशेटे को भी लेक में फेंक देती है और दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रेडी और जेसन में जीता कौन, और अगली सुबह लेक में से निकलता है हमारा विनर, वन एंड ओनली जेसन वोरहीस, जिसके एक हाथ में अपनी प्यारी मशेटी थी और दूसरे हाथ में फ्रेडी का हेड, जो कि ऑडियंस की तरफ देखकर आंख भी मारता है। और ये एपिक शोडाउन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक किए बिना मत जाना। बात करें इस फिल्म की, तो मुझे तो सिर्फ दो ही चीजें चाहिए थी। पहला कि जेसन और फ्रेडी एक दूसरे को कुत्तों की तरह मारे, जो कि हमें फिल्म में भर भर के देखने मिला। और दूसरा, मैं चाहता था कि इस फेस ऑफ में जेसन की जीत हो। अब उसके भी दो रीजन है। पहला तो मैं बता ही चुका हूँ कि जेसन की सारी मूवीज एक्सप्लेन करने के बाद हम उससे थोड़ा कनेक्ट हो गए हैं। और दूसरा कि जेसन भले ही एक बेरहम किलर हो, लेकिन वो कभी बच्चों को नहीं मारता, जबकि फ्रेडी तो बच्चों को भी मारता था।
अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोनों जिंदा हैं तो जीता कौन, तो ऑब्वियसली जेसन जीता है, क्योंकि फ्रेडी का बस सर ही बचा था। लेकिन जेसन अभी भी पहले की तरह हट्टा कट्टा है और अपनी पूरी बॉडी में है, इसलिए जेसन ही विनर है। बात करें किल्स की तो जेसन ने इस फिल्म में 19 किल किए हैं, जबकि फ्रेडी ने सिर्फ 1 ही किल किया है। ये फिल्म इन दोनों ही फ्रेंचाइजी की फाइनल फिल्म थी, क्योंकि इसके बाद इन दोनों ही सीरीज का रिबूट कर दिया गया है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर थी और इसने अकेले ने ही इतने पैसे कमाए थे जितने इन दोनों फ्रेंचाइज की किसी फिल्म ने नहीं कमाए थे। जैसा मैंने बताया कि जेसन एक्स आखिरी फिल्म थी जिसमें केन होडर ने जेसन का रोल किया था, और इस मूवी के लिए मेकर्स को कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो कि हाइट में फ्रेडी से बड़ा हो, और जेसन का रोल इस फिल्म में केन क्रिंजन ने किया है, जिन्हें हम पहले भी जेसन टेक्स मैनहट्टन में एक शेफ के रोल में देख चुके हैं। यह आखिरी बार था जब रॉबर्ट इंग्लैंड ने फ्रेडी का रोल किया था, जिसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। फिल्म के प्रमोशन के लिए दोनों ही एक्टर्स फ्रेडी और जेसन बर्न लास वेगास के एक शो में गए थे, जहां फ्रेडी लोगों को बस गालियां दे रहा था और जेसन हमेशा की तरह चुप बैठा था। इस फिल्म में एक बड़ा प्लॉट होल है कि जेसन को पानी से डर लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमने पिछले पार्ट्स में जेसन को कई बार अपनी मर्जी से पानी में जाते हुए देखा है, और इस मूवी में फ्रेडी के कुछ स्टंट्स को रे मिस्टीरियो ने भी किया है। दोस्तों, इस फिल्म के लिए कई सारी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। जैसे एक कहानी में फ्रेडी जेसन का बाप निकलता है, एक दूसरी कहानी में फ्रेडी ने ही जेसन को लेक में गिरा के मारा था, लेकिन ये आइडियाज काफी डार्क थे और पिछले पार्ट्स को इफेक्ट करते। इस मूवी की कई सारी अजीबोगरीब एंडिंग्स भी थी, जैसे एक एंडिंग में दोनों लड़ते लड़ते हेल में पहुंच जाते हैं और पिनहेड को इनका झगड़ा सुलझाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए स्टूडियो को पिनहेड के राइट्स भी खरीदने पड़ते। एक दूसरी एंडिंग में दोनों लड़ते लड़ते एक ग्लेडिएटर पिट में पहुंच जाते हैं, जहां खुद डेविल इनको लड़ते देखता है। एक और एंडिंग में लेक से एक बहुत बड़ा लाल हाथ निकलता है और इन दोनों को नर्क में खींच लिया जाता है, जहां एक डार्क जगह पर ये दोनों लड़ते हैं और कई सारे डीमंस और टॉर्चर्ड सोल उनको अनंत काल के लिए लड़ते देखते हैं। या एक दूसरी एंडिंग में ये लड़ते लड़ते गोकुल धाम सोसाइटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर चंपक चाचा इन दोनों को समझाकर उनका हृदय परिवर्तन कर देते हैं और फिर आखिर में सब मिलकर गरबा करते हैं। लेकिन ये सभी एंडिंग्स ड्रॉप कर दी गई थी क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही डार्क और इलॉजिकल थी। तो दोस्तों, इस मूवी के साथ नाइटमेयर सीरीज और फ्राइडे सीरीज का अंत होता है। मैं फ्राइडे सीरीज के सारे पार्ट्स को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अब हमें जेसन को अलविदा कहना होगा, लेकिन मैं बहुत ही जल्द पूरी नाइटमेयर सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि फ्रेडी ने इस मूवी से पहले क्या क्या कांड किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन जरूर कर लो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और आप 10,000 लोगों का वाइपर फैमिली से जुड़ने के लिए एक बार फिर से थैंक यू। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, तो हम बहुत ही जल्द 100K भी पार कर देंगे। और मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के पार्ट 1 के साथ।